बीच का ये 2 बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बन ही नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा? अजी उसका बाप बेचेगा। जाएगा कहाँ? उसकी चोटी तो मेरे हाथ में है। लेकिन आज के किसान किसान नहीं रहे, सब आदमी बन गए हैं। चोटी कटाकर भाग जाएंगे और आपके हाथ में कटी चुटिया ही रह जाएगी ठाकुर साहब। अजी नहीं, वो तो मेरी मुट्ठी में है। मैं आज ही सब बंदोबस्त किए देता हूँ। हाँ, आप कर ही लीजिए। बीच का ये टुकड़ा न मिलने से हमारा इतने दिनों का प्लान सब टर्टर फंस हो जाएगा। देखिए ना, हमने तो प्रॉस्पेक्टस भी छपवा लिए हैं। द ग्रेट जनता मिल्स लिमिटेड, चेयरमैन रईस आजम ठाकुर हरनाम सिंह जी। हमारी तो पूरी तैयारी है ठाकुर साहब, बस जमीन मिलने ही की देर है। अजी जनाब, जमीन की कोई फिक्र नहीं। फिक्र तो इस बात की है कि आपके साथ बिजनेस करने में घर के बहुत से पैसे को बाहर करना पड़ेगा, और वो भी इस जमाने में। लेकिन ठाकुर साहब, पैसा ही पैसे को खींचता है। इसके अलावा सरकार अब जमींदारी को तो रहने नहीं देगी। फिर इंडस्ट्री की तरफ ही क्यों न कदम बढ़ाया जाए ठाकुर साहब। कहावत है ना, वाणिज्य वस्ती लक्ष्मी। मिल लगने से ये गांव गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। घर घर में बिजली के लैंप लगेंगे, सर पर पंखे फर फर करेंगे। हाँ, कितने ही मेम और साहब यहाँ आया करेंगे। नायब जी, क्या यही सब लोग नाचेंगे? अच्छा तो ठाकुर साहब अब आज्ञा दीजिए। माफ करना ठाकुर साहब, आज आपको बहुत कष्ट दी। अरे भाई, बिना कष्ट के कहीं कृष्ण मिलते हैं? शहर से इतनी दूर देहात तक आए हैं। अच्छा ठाकुर साहब, अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नायब जी। जी सरकार। शंभू महतो की तरफ हमारे कितने रुपए चाहिए हैं? खाता देखना पड़ेगा। देख लीजिए और उसे कल यहाँ बुलवाइए। बहुत अच्छा हुजूर। हजूर अंदर है? हाँ। सरकार। कौन? शंभू? हाँ हाँ, अब बैठ। नायब जी वो कागज लाइए। अभी लाया हजूर। तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। क्या खुशखबरी है हजूर? मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं। यहाँ एक मिल लगवाऊंगा, तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी, तुम सबकी भलाई होगी। हजूर हमारे माई बाप हैं, आप हमारी भलाई ना करेंगे तो और कौन करेगा? मगर ये सब तुम लोग समझते कहाँ हो, फिर भी इन सब में तू समझदार है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। इसमें क्या लिखा है हजूर? अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए। वही मैं मिल लगवा रहा हूं। ले अंगूठा लगा दे झट से। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। मुझे गरजमंद समझकर कस रहा है। अच्छा ठीक है, कर्जे की माफी के अलावा कुछ रुपए और भी दे दूंगा। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है? मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। हजूर पेड़ को मिट्टी से उखाड़ कर सोने में लगा दे तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूं। अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा? नहीं बेचेगा? नहीं। अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुर्रत? अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाओ। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूं, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। दीजिए, मेहरबानी कीजिए सरकार। ये मेरा आखिरी फैसला है, निकल जाओ यहाँ से। सरकार दया कीजिए। सरकार सरकार सरकार।
पानी डाल। क्यों दादू, कितने दिनों बाद इसमें आम लग जाएंगे? 5 बरस बाद। सबसे पहला आम मैं तुम्हें दूंगा और दूसरा बापू को। ये लो। बापू, बापू, देखो हमने आम का पेड़ लगा दिया है। कुल 5 बरस बाद इसमें फल लग जाएंगे। 5 बरस। जा बचवा, जरा अपनी स्लेट और पेंसिल तो ले आ। जा। आओ बापू, तुमसे एक जरूरी सलाह करनी है। क्या है? क्या है बाबा? जमींदार से लिया हुआ सारा कर्जा कल ही चुका देना पड़ेगा बापू। कल ही? हाँ, नहीं तो अपनी जमीन नीलाम हो जाएगी। नीलाम? ये तो जुल्म है। इतनी सी जमीन का ही तो आसरा है। ये भी हाथ से निकल गई तो भूखों मरना पड़ेगा। आखिर तूने क्या सोचा है? कुछ सोचा ही नहीं जाता बापू, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। ले आया हूँ बापू। आ गया बेटा? हाँ। तू तो सब हिसाब सीखा है ना? हाँ। जरा सब जोड़ के बता तो। लिख। बीज के लिए धान 2 बरस का 20 रुपए। 20 रुपए। मामला 3 बरस का 12 रुपए। 2 छकड़े फूस 8 रुपए। जरा ठहर ठहर कर बोलो बापू, सब गड़बड़ हो जाती है। 8 और 8 हुए 16 और मिलाए 12 तो हुए 28। 28। हाँ। और नकद लिए थे 3 रुपए एक बार, 7 रुपए एक बार और 2 रुपए एक बार। इन पर सूद कितना होगा? बहुत होगा 5 रुपए। 5 रुपए लिख। 5 रुपए। सब मिलाकर कितने हुए? जरा ठीक से जोड़ना, गड़बड़ ना हो जाए। 7 और 4 और 6 सब मिला के 65 में। 65 रुपए? एक साथ इतने कहाँ से मिलेंगे? सब बेच दूंगा। घर में जो कुछ होगा सब बेच दूंगा। जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। अरे ये क्या करते हो? सारे बर्तन क्यों घसीट रहे हो? जमींदार की सेवा कर रहा हूँ। पारो, वो हमारी एक गागर थी ना? ओह, ये रही। मैं कहती हूँ आखिर बात क्या है? बात क्या होगी? ये सब बेचकर जमींदार का पूरा कर्जा चुका दूंगा। सब तो गया, अब यही रह गया है। जो मर्जी वो करो। पारो, क्या है? जरा सुन तो। इन सब से तो कुछ भी नहीं बनेगा पारो। तो मैं क्या करूं? और कुछ नहीं तो मुझे भी साथ ही बेच अरे डालो। बाप, जरा गुस्सा तो देखो। अरे तुझे खरीदने की हिम्मत है किसी में? रहने दो अपने चौंचले। पारो। क्या? पार्वती, मैं अजी कुछ बोलो भी मुंह से। किस मुंह से कहूँ पार्वती? मैं तुझे कभी कुछ बनवा के नहीं दे सका। ओह, तो बाप के दिए हुए ये झुमके भी लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। नहीं पारो, रहने दे। तेरे मन को दुख होगा। मेरे मन के दुख से तुम्हें क्या? मुझे भी क्या दुख नहीं होता पारो, पर क्या करूं? अगर जमीन बच गई तो फिर ये सब हो जाएगा, है ना? सरकार, आपके दिए पैसों का कर्जा आज चुका रहा हूं, पर आपकी दया का कर्जा तो कभी भी चुका नहीं सकता सरकार। मेरे हिसाब में आपके 65 रुपए निकलते थे। नायब जी, खाता देखकर बताइए तो इसके दिन में कितने बकाया है? जी, खाते में बाकी लगान, बीज के लिए धान, नगद वगैरह सब मिला के कुल 235 रुपए 8 आने इसके नाम लिखे हैं। ये किसका हिसाब देख रहे हो नायब जी? जरा ठीक से देखो ना। ओह, तो शायद मुझसे भूली हुई। तेरा नाम शंभू महतो तो नहीं है? हाँ हाँ, शंभू महतो। तब तो तेरा ही हिसाब है। इसे हिसाब ठीक तरह समझा दीजिए, कहीं ये न समझे कि मैं इसे ठग रहा हूं। अरे राम राम राम, आप जैसा धर्मात्मा। और देख तो, ये तेरे ही अंगूठे का निशान है ना? उस अकाल के वक्त 20 रुपए मन की दर से 5 मन चावल गिनिएगा। मेरे बाप ने पूरे 1 साल तक हजूर के बागीचे में बिन पैसे काम किया है, इस पर भी उन चावलों के दाम पूरे नहीं हुए। जरा इससे पूछो तो, उस कहत के जमाने में जो इसका बाप हर रोज एक वक्त खाना निकलता था, वो कहाँ से आता था? हजूर, मैं बाप, मैं गरीब बिल्कुल मारा जाऊंगा। हजूर थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हजूर। मैं बाप ने आपके पाँव पड़ता हजूर। आज जिसके पाँव पकड़ रहा है, कल उसी से सीना तान कर कह रहा था कि जमीन नहीं बेचूंगा। हजूर बस
अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। बात पर विश्वास कीजिए हुजूर, मुझे कुल 65 रुपए ही देने। जो बात तुमसे पूछी जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। 30 रुपए मन की दर से 5 मन चावल तुमने उधार लिए। मगर हुजूर मेरे बाप ने बेगार में। तुम्हारे बाप के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तुमने उन चावलों की कीमत चुकाई? नहीं हुजूर, तुम्हारी तरफ 3 बरस का लगान बाकी है। 1 बरस का हुजूर, 2 बरस का लगान तो मैं दे चुका हूँ। उसकी कोई रसीद है? रसीद तो नायब जी ने दी नहीं हुजूर। अगर नायब जी ने कोई रसीद नहीं दी तो और कोई सबूत है या कोई गवाह है? गवाह? गवाह तो कोई नहीं हुजूर, भगवान गवाह है हुजूर। सिर्फ उसी को बुलाओ, फिर वही गवाही दे जाए। This is the point, Your Honor. तो तुम्हारी तरफ 5 मन चावल, बीज के लिए धान, बाकी लगान, 2 छकड़े फूस और 50 रुपए नकद, ये सब मिल मिला के कितने हुए? 65 रुपए हुजूर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ हुजूर। हुजूर भगवान की कसम से हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हुजूर। मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह वल ठाकुर जौहर सिंह साकिन रायपुर की मुदाले शंभू महतो वल गंगू महतो साकिन गोपी बोल के खिलाफ दी हुई दरखास्त, जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह अपने 235 रुपए 8 आने के कर्ज के एवज में मुदाले शंभू महतो की जमीन व जायदाद पर कब्जा करने की इजाजत चाहता है, अदालत नामंजूर करती। लेकिन मुदाले शंभू महतो कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह का दावा झूठा साबित हो सके। इसलिए अदालत की राय में शंभू महतो को यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, मगर उसकी माली हालत को देखते हुए अदालत उसे 3 महीने की मोहलत देती है। अगर इस अरसे में भी शंभू महतो सारा रुपया न चुका दे तो ठाकुर हरनाम सिंह उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा लेने के हकदार। दया कीजिए हुजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हुजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब सब भूखे मर जाएंगे हुजूर। इस जमीन के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है हुजूर। खाना लाई हूँ, खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। खा लो जी, मिन्नत करती हूँ। न खाने पीने से भला कब तक कटेगी? आज 2 रोज से अनाज का एक दाना भी तुम्हारे मुंह में नहीं गया। मर्द मानस हो, इतना भी क्या घबराना? रहूं कैसे नहीं पारू, मैं एक गरीब किसान हूँ। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं लगे। 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा? ये सब बाद में सोचा जाएगा, पहले खा लो। लो खा लो। नहीं पारू, रोटी गले से नीचे नहीं उतरती। तू घर जा, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। शंभू, अरे ओ शंभू, इस कड़कड़ाती धूप में कहाँ गया था? अभी अभी हुक्का ताजा किया है, 2 दम तो मारता जा। अरे आ परसी हुई थाली और भरा हुआ हुक्का, जो छोड़ के जाए सो अभागा। अभागा मैं नहीं हूँ तो और कौन है चाचा? ले, पिछले 2 दिन से रकम जुटाने के लिए मारा फिर रहा हूँ, लेकिन कहीं से एक पैसा नहीं मिलता। अभी चंदनपुर के महाजन के यहाँ से लौट रहा हूँ। पट्टा खट से बोला, बंधक क्या रखोगे? पहले ये बताओ, बंधक क्या रखोगे? अब तुम ही कहो, बंधक रखने के लिए मेरे पास क्या रह गया है चाचा? जो बासन बर्तन बेचकर हाथ लगा था वो तो कचहरी के मामलों में चौपट हो गया। बहुत हाथ पांव जोड़े पर वो नहीं पिघला। अरे पिघल चुका वो पत्थर, हमारी मुसीबतों से ही तो उसे लाभ है। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुझसे कहना ही भूल गया। मेरा जवाई कल कलकत्ते से लौट आया। आ गया राम? हाँ आ गया। शहर जाकर तो लोग बिल्कुल ही बदल जाते हैं। अब कौन कह सकता है कि वो मेरा जवाई है? इतना लंबा कोट पहनता है, कमर में बैलेट बांधता है, जहाँ नौकरी करता है ना वहां से उसे पोशाक भी मिलती है। कहाँ काम मिला उसको? वो कलकत्ते में बड़ा भारी अंग्रेजी होटल है ना, क्या नाम उसका? हाँ फरप्पो, वहाँ बॉय का काम करता है। बुआई? वो क्या काम होता है चाचा? होगा कोई बड़ा होता, मैं क्या ये सब जानता? कल वो शहर की सब बातें सुना रहा था। कहता था कि कलकत्ते में तो रुपए बस हवा में उड़ते फिरते हैं, बस पकड़ो
और जेबें भरते जाओ। तू भी एक दफे कलकत्ते जाकर कोशिश कर देखना। कैसे जा सकता हूँ चाचा, कोई जान पहचान भी तो होनी चाहिए। अरे जान पहचान तो जाने से हो ही जाएगी। यहाँ गांव में बैठे बैठे 3 महीने में क्या इतनी बड़ी रकम जुटा सकेगा तू? क्यों, क्या सोचता है? बात तो तुम खरी कह रहे हो चाचा। अच्छा, बापू से एक बार सलाह कर लो। अच्छा, नहीं बापू, यहाँ तो कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। शहर जाकर कोशिश करनी चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? अब क्या कहूँ बेटा, मेरा मगज तो काम नहीं करता। आखिर जमीन तो बचानी ही है। जो ठीक समझे कर दे। और कोई रास्ता नहीं है बापू। सोचता हूँ कल ही कलकत्ते चला जाऊं। कलकत्ते? एक बार और सोच दे बेटा, परदेश जाकर क्या करेगा, कहाँ रहेगा? न कोई जान न पहचान। जान पहचान तो वहां जाने पर ही होगी बापू। तुम फिक्र न करो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे बापू? कलकत्ते। कलकत्ते? वहाँ तो रेलगाड़ी पर चढ़कर जाना होता है ना दादू? हाँ बेटा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बापू। मैं कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठा। अरे तू किधर जाएगा? अभी मेरा ही वहाँ ठिकाना नहीं है। नहीं बापू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे तू चला जाएगा तो तेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? क्यों, तुम जो हो माँ की देखभाल करो। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। बड़ा न होने से शहर नहीं जाते। वाह, देखो तो कितना बड़ा हो गया। बापू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बापू। मैं कहता हूँ तंग मत करनी, तो मार मार कर हड्डी पसली एक कर दूंगा। भाग यहाँ से। तुम कलकत्ते जा रहे हो? हाँ बाबा। नहीं, तुम मत जाओ। यहाँ कितने ही लोग मजदूरी करके कमा लेते हैं। मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। बस बस रहने दे। हमारे घराने की किसी बहू ने आज तक नौकरी की है जो तू करेगी? थोड़े ही दिनों की तो बात है, देखते देखते कट जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। शहर अच्छी जगह नहीं, वहां जाकर तुम मुझे भूल जाओगे। ओ, ये बात है। अरे पगली, तेरे जैसी परी जिसके घर में हो वो दूसरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तू खुद सोच, देख पा रहा हूं, इन 10 वर्षों में एक दिन के लिए भी तुझसे जुदा नहीं हुआ। पर अब क्या करूं, मैं मजबूर हूं। एक बात बताऊं? क्या? सच? कब तक? अभी देर है। लड़का या लड़की? वाह जी, ये कैसे बता सकती हूँ? तब तो जाना ही पड़ेगा पारो। लड़का हो या लड़की, उसे बड़ा होकर ये ना देखना पड़े कि उसका बाप रास्ते का एक भिखारी। बापू। आया बेटा। अच्छा बापू, मैं जा रहा हूँ। तुम घर बार का ख्याल रखना। रमजान से मैंने कह दिया है, जमीन का काम धाम वो देख लेगा। कितने बजे गाड़ी छूटती है? 9 बजे बापू। तब तो देर करना ठीक नहीं बेटा। राम का नाम लेके चल दे। पालागी बापू। भगवान तुझे सहारा दे। पहुंचने की खबर देना। हाँ जरूर। तेरा शरीर ठीक नहीं है, जरा होशियारी बरतना पार्वती। बचवा कहाँ गया? उसको नहीं देखा? उसे तो मालूम था कि आज तुम जा रहे हो, न जाने सवेरे से ही कहाँ चला गया। कल मैंने उसको बहुत डांट दिया था, शायद इसीलिए रूठ कर कहीं छिप गया है। जाते वक्त उसको देखने को बहुत मन चाहता था। अच्छा चलो। जरा ठहरो। जल्दी लौटना। हाँ हाँ, 3 महीने तो देखते देखते कट जाएंगे। चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर छोड़ आऊं।
अच्छा पारो, अब तू घर लौट जा। तेरा शरीर ठीक नहीं है, जरा ख्याल से रहना। मैं जाता हूँ। तूने फिर रोना शुरू कर दी। इसमें रोने की क्या बात है? लोग क्या कलकत्ता नहीं जाते? क्या जाने, मन जैसे बार बार कह उठता है कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगी। पारो, तू तो मुझे भी रुला गई। आंसू पहुंच आंसू। जा जा घर जा, नहीं तो मैं जा नहीं सकूंगा। जा। गंगा और जमुना की तो गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों में नैना बिछाए, डाली डाली पायल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे सो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे, नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए रे, भाई रे। अब हमें शहर छोड़कर गांव में बसना चाहिए। गो बैक टू विलेजेस। देश के गांव आदर्श गांव बने, उन्हें सुधारना हमारा फर्ज है। लेकिन गांव को सुधारने से पहले आदमियों को सुधारना चाहिए। मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। दवा, खटमल मारने की दवा। 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया।